सबसे ज्यादा जरूरत उसको है। हिम्मत नहीं हारना है, उसको ज्ञान ही नहीं है, हम उसको एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए आगे देखिए कैसे होगा। प्लीज रियलाइज दैट यू रियली कैन नॉट एफोर्ड टू बी विदाउट इट। आप इसके बिना नहीं रह सकते हो। आप बोल रहे हो कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, हम एफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते हो। जब आप मानते हैं कि बीमा की जरूरत नहीं है, तब आपको इसकी ज्यादा जरूरत। आई हैव ऑल द इंश्योरेंस आई वांट, बोलता है हमका हमारे पास बहुत इंश्योरेंस है। आप लोग कर दिए हैं 5-10 लाख का बीमा, अरे बहुत बीमा मेरे पास है, ठीक है। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ हाउ मच इंश्योरेंस यू वांट, इट इज हाउ मच योर फैमिली विल नीड। उसके परिवार को कितना चाहिए, उसके एब्सेंस में परिवार को कितना चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या होता है, आई एम सिंगल एंड डू नॉट नीड इट। आगे नाप न पीछे पगहा वाली बात। तुमको क्या टेंशन है, अरे तुमको सबसे ज्यादा टेंशन है, कौन पूछेगा तुमको। तुमको ना बाल ना बच्चा कोई नहीं है, तुमको तो अटेंडर रखना पड़ेगा, महीना में 20,000 रुपये लेगा, तुमको बीमार पड़ोगे तो कौन देखेगा उसमें तुमको, है ना। इसलिए उसको बताना है कि तुमको सबसे ज्यादा जरूरत है। सिंस यू हैव नो डिपेंडेंट, बहुत आदमी ऐसा मिलेंगे, अरे हमको क्या है ना, कोई लायबिलिटी नहीं है मेरा, हम क्या करेंगे बीमा लेके, बोल सकता है ना कोई व्यक्ति। तो देखिए ये सब कोई एक बात भी आपको असर कर सकता है। इतने जितने लोग बैठे हुए ना, शायद किसी एक आदमी को लगेगा कि अरे एक ग्राहक को हम तो टच नहीं किया, वो बोला कि हमको क्या है, मेरा कोई बाल ना बच्चा है, हम भी छोड़ दिया उसको। अब वो जाएगा तुरंत, अपने से कोई आदमी होगा उस तरह का कोई मिला होगा, उसको टच करेगा, दोबारा कोशिश करेगा उसको कि अरे भाई आपको जरूरत है आपको बीमा का। सिंस यू हैव नो डिपेंडेंट, यू हु विल सपोर्ट यू इन ओल्ड एज, कौन देखेगा आपको। मिजरी ऑफ ए बेबी इज ए मैटर ऑफ डीप कंसर्न टू इट्स मदर, मिजरी ऑफ ए यंग मैन इज ए मैटर ऑफ कंसर्न टू हिज वाइफ। एक बच्चा का कुछ अगर हो जाता है तो उसकी माँ के लिए बहुत तकलीफदायक बात होती है ना, लेकिन अगर एक यंग मैन का अगर हो जाता है तो उसकी पत्नी को बहुत तकलीफ होता है ना। एक छोटा बच्चा चला गया तकलीफ होता है, एक थोड़ा सा बड़ा बच्चा चला गया, तो किसी बड़े बच्चे का निधन हो जाता है तो सबसे पहले पूछते हैं क्या हम शादीशुदा था कि, क्योंकि उसका लायबिलिटी हो गया, दूसरा भी एक जीवन उसके साथ जुड़ गया। और अगर सब कुछ है तो फिर बाल है बच्चा है तो फिर वो पूछेंगे उसका पढ़ाई लिखाई हुआ कि नहीं, नौकरी में है कि नहीं, है। जब पता चलता है अगर ठीक सब बाल बच्चा सब सेट कर दिया, चलो ठीक है, चलो अपना काम तो पूरा कर दिया, ये थोड़ा होता है। लेकिन इस तरह से लोग में विचार होता है, छोटा चला गया तकलीफ होता है। ओल्ड मैन का कुछ हो गया तो इंटरेस्ट नन, मेरी जिम्मेदारियां मुझे ही पूरी करनी है। ठीक है, एक समय ऐसा है कि बुजुर्ग चला गया, कौन है उसको अपने करना है सब कुछ। ये है कि श्रवण कुमार पैदा हो जाएगा बाल बच्चा उसका, है ना। 2 हो गया तब तो गंजन है, 50-50। हाँ 15 दिन तुम 15 दिन ये, 31 का महीना हो गया तो एक दिन कौन रखेगा। और एक रहेगा तो क्या होगा, एक रहेगा तो श्रवण कुमार, एक ही बेटा रहेगा तो उसी के लिए तो चाहे 21 दिन हो चाहे 15 दिन हो, नहीं, एक ही बेटा रहेगा नौकर रखना पड़ेगा तो, और एक लौतवा जिसको बोलते हैं। एक बेटा जब रहेगा ना तो आप और कहीं भाग के जा भी नहीं सकते हो, तो जैसा रहेगा उसको बर्दाश्त करना है आपको, है ना। कहीं बोल भी दुखड़ा रो भी नहीं सकते हो, अपना का दुखड़ा कहाँ रोगा तू, है ना। एजेंट के पास रोता है, रोता है ना वहाँ। जी सर। एजेंट ऐसा चीज है ना, एजेंट एकदम कॉन्फिडेंस का व्यक्ति हो जाता है। जैसे आपको कोई बुलाया घर में, ठीक है, आप उसके घर गए और उसने बीमा की बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो ज्वाइंट फैमिली में रहता है। उसने कोई समय आपको दिया था, ये सोच के दिया था कि उसमें अकेला रहेगा, वो बातचीत करेगा, घर में स्पर्धा भी होता है, उसका भाई भी है, उसका बाप भी है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से जाना है उसके घर में, अब उसके फादर भी है, उसका भाई भी बाई चांस वहां पर बैठा हुआ है, और उसको बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको भाप जाना है इस चीज को कि हम बाद में बात कर लेंगे। आप घुमा फिरा कर अच्छा ठीक है बाद में आते हैं, फिर कभी ऐसी इधर से आए थे अंकल जी प्रणाम कीजिए उसको, अंकल जी बाद में आते हैं कभी, ऐसे करके वहां निकल जाइए। क्योंकि हर व्यक्ति लेकिन एजेंट को बताएगा, वो एजेंट से सारा बात बताता है, अपना वित्तीय व्यवस्था के बारे में सब कुछ बताएगा, और एजेंट को उसको छुपा के रखना है उसकी बात को, कोई उसको रिवील नहीं करना है दूसरे को, है ना, क्योंकि उसने बड़े विश्वास से आपको बताया है इस चीज को। ये बोल सकता है अभी कि आई एम नॉट रेडी जस्ट नाउ, अरे यार अभी हम तैयार नहीं है, आई विल टेक इट बाद में लेंगे यार, छोड़ना बाद में, अभी दूसरा काम है, अभी जाना है फॉरेन जाना है, घूमना फिरना है, करना है। वो कैसे जाओगे, जहाज से जाएंगे, बोले जहाज
ऐसे जा रहा है, ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा? पुराना कहावत है, बहुत बढ़िया से बताइएगा, गुस्सा आ जाएगा नहीं तो ज्यादा। द राइट टाइम टू बाय इंश्योरेंस इज व्हेन यू नो यू कैन गेट इट। ठीक है, टुडे यू आर अपेरेंटली इन फर्स्ट क्लास हेल्थ, आप अच्छे हेल्थ में हो। आफ्टर फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ हु नोज कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। और बीमा हमेशा तो मिलता नहीं है, एक उम्र के बाद बीमा मिलता नहीं है। आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, उसके बाद हेल्थ एक्स्ट्रा लग जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अभी आप फेयर एंड हार्टी हो, मेडिकल भी कराना है, चलो बीमारी हमारी कुछ नहीं है, अभी उम्र बढ़ेगा नहीं मिलेगा, डायबिटीज हो जाएगा, बीपी बहुत कुछ हो जाएगा। यू कैन मेक अदर इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम व्हेन इट इज कन्वीनियंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में करना है, बैंक में करना है, कोई रोक टोक है कुछ नहीं है फॉर यू। बट यू मे नॉट ऑलवेज बी एबल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में तो हर महीने नहीं मिलेगा करने का, मैक्सिमम एज लिमिट के चलते। ठीक है, फिर हेल्थ हजार बहुत सा है, मेडिकल होता है आजकल। एनी हाउ, व्हाई डू यू वेट अंटिल द प्राइस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट हैज गॉन अप? सर कल कभी नहीं आता है ना, इस तरह से। और क्या है, आई कैन इन्वेस्ट माई मनी टू बेटर एडवांटेजेस। अरे हम और भी जगह लगा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं यू आर राइट, सही आप हैं, प्रोवाइडेड यू लीव। अब रहोगे तब ना लगाओगे। हम तो ऐसा बता रहे हैं कि जो नहीं रहोगे तब तुम्हारा दोस्त बनेगा, बीमा बेटा हो जाएगा, वो बेटा नालायक हो जाएगा, उसका नाम रख दो बीमा बेटा। बीमा बेटा रख दो नाम, बता दो पत्नी को कि यही हमारा बेटा है, असली बेटा ये है। वो नालायक हो सकता है, ये नालायक नहीं हो सकता है। जब चाहेंगे उसमें से लोन मिलेगा, जब चाहेंगे सेंडर कर देंगे, जब चाहेंगे मैच्योर करेगा, है ना। उसका नाम ही रख दो बीमा बेटा। यू आर राइट, प्रोवाइडेड यू लीव एंड प्रोवाइडेड यू हैव नो लॉस थ्रू causes over which you have no control, such as sickness, panic, etc. But can you afford to take a chance like that? Chance कोई ले नहीं सकता है, उसको समझाने का तरीका है, आपका तरीका अलग हो सकता है ना, हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है। I can pay for it just now, I cannot pay for it just now। तब उसको बोला जा सकता है, please realize that if anything should suddenly happen to you, what will be the position of your dependent? आप बोल रहे हो कि हम अभी कैनॉट पे जस्ट नाउ, तुरंत नहीं दे सकते हैं। अब तुरंत कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? अब जितना लाड़ प्यार में रखे हो, अपने परिवार को रखे हो, कल तो उसका क्या होगा? उसका तो जीता करना है ना। हमारे एब्सेंस में क्या होगा? एक दिन एब्सेंट हो जाते हो, कुत्ता को रोटी देने वाला तैयार करना पड़ता है आदमी। 2 दिन एब्सेंट हो गए तो आदमी बगल वाला भी बोले क्या यार रोज तमाशा बना के रखे हो यार। 1 हफ्ता एब्सेंट हो गया, मतलब कहीं बाहर चल आने में देर हो गया तो दिक्कत होगा ना। अब भाई कोई गाय पाल के रखे हो, भैंस पाल के रखे हो, तो उसको कितना दिक्कत होगा चारा पानी देने में। और 1 महीना एब्सेंट हो गया, कोई 1 साल के लिए एब्सेंट हो गया, सोचिए, कल्पना कीजिए। अब तो हमेशा के लिए एब्सेंट हो, हमेशा के लिए एब्सेंट हो गया तो सोचिए उसकी स्थिति क्या होगी परिवार की। ऐसा कर दो कि उसके एब्सेंस में भी वित्तीय व्यवस्था में कमी ना हो। पैसा रहेगा ना, बहुत ताकत है पैसा में, सब कुछ नहीं लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा है तो जोमेटो टोमेटो करके खाना खा सकता है आदमी जी। कुत्ता का पूंछ में बांध देगा ना पैसा, ट्रेंड कुत्ता के हाथ पूंछ में पैसा लेके जाएगा और ब्रेड और दूध लेके आ जाएगा। बीमार भी रहोगे तो कहावत, मतलब कहने का मतलब बता रहे हैं, पैसा होना चाहिए, पैसा में बहुत ताकत है। और इतना पैसा होना चाहिए जिससे कि आपका सुरक्षा एक रहे, सुरक्षा है ना। परिवार को जो सुरक्षा होता है, जो एक पुरुष के चलते होता है, जो कमाऊ के चलते होता है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो घर का मेल, जो सबसे जो मुख्य करता है, जिसके चलते परिवार चलता है। ठीक है, एक स्टूडेंट भी परिवार में तकलीफ हमें पहले बता दी जाए। छोटा बच्चा का भी अगर कुछ होता है तो परिवार को तकलीफ होता है, लेकिन एक कमाने वाला व्यक्ति, मुख्य कर्ता का अगर तकलीफ होता है तो छिन्न भिन्न हो जाता है परिवार। तो ऐसा कुछ करना है कि उसके एब्सेंस में दिक्कत ना हो, इसकी बात कर रहे हैं। When you find it difficult to pay premium for insurance, अगर आप प्रीमियम देने में आपको दिक्कत हो रहा है, how much more difficult would be, अगर आपको जिंदगी में दिक्कत हो रहा है, आपके परिवार को कितना दिक्कत होगा उसकी कल्पना कीजिए। आप मौजूद हो और कह रहे हो हम प्रीमियम नहीं दे सकते, तो प्रीमियम किसके लिए मांगा जा रहा है? एक अमाउंट के लिए ना, जो अमाउंट कभी मुसीबत में काम आएगा। तो फिर आप नहीं अभी दे सकते हो तो परिवार कैसे फिर उसका व्यवस्था करेगा? अगर लोन से घर बनाए हो तो पहले घर का बैंक वाला छोड़ेगा? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री भी खरीदे थे। शास्त्री जी का पीरियड का था, देखे होंगे व्हाट्सएप में आता था। ललिता शास्त्री उनकी पत्नी को 5,000 चुकाना पड़ा पंजाब नेशनल बैंक को। छोड़ दिया क्या? प्रधानमंत्री थे तो उनको भी चुकाना पड़ा। मकान का लोन लेता है कोई, कुछ दिन चुप रहेगा बैंक वाले, उसके बाद तो कुर्की जब्ती करना शुरू कर देगा, है ना।
I do not believe in insurance. Do you believe in supporting your wife? Is a question. Do you believe in supporting your wife as long as you possibly can? Do you believe in giving children a real? चलिए सब ठीक है बताते होंगे. आगे देखते हैं. Plan your plan is all right. अब बहानाबाजी शुरू हो गया. अच्छा ठीक है. तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है. And I guess I need it, but I have a. मेरा दोस्त है यार. मेरा दोस्त एजेंट है, उससे ले लेना. अब उसको बोल सकते हैं. If your friend has sold this to you, अगर दोस्त आपको बेचा होता, I would have been as happy as would be. बहुत खुश होते. But he has not. उसने अपना काम पूरा नहीं किया. तो मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता हूँ क्या? आज तक क्यों नहीं दोस्त आपका मित्र था तो क्यों नहीं दे दिया था बीमार को? मैं भी तो आपका दोस्त बन सकता हूँ. आज मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको दोस्त याद आ रहा है. दोस्त अगर वाकई में दोस्त था उसने क्यों बताया नहीं याद रहा आपको? तो मुझे क्यों नहीं आप दोस्त बना लेते हो? है ना? ये तरीका आपका और हो सकता है. Four basic varieties. No need, कोई जरूरत नहीं है. No money, no hurry, no confidence. My friend, cousin, also agent. An ordinary salesperson tells, कहता है. Ordinary salesperson कहता है, सिर्फ कहता है. अरे ले लो बीमा ले लो बोलता है. Good salesperson क्या करता है? उसको explain करता है. सिर्फ लेने नहीं बोलता है. क्यों लेना है बताता है. एक great salesperson उसको inspire करता है. मतलब उसको मोटिवेट कर देता है कि वो खुद आपसे मांगे. उसको इस तरह से प्रोजेक्शन करता है अपनी बातों को कि वो इंस्पायर हो जाता है लेने के लिए. दूसरा को इंस्पायर करेगा. ए क्विटर नेवर विंस एंड विनर नेवर क्विट्स. ठीक है. जो भाग जाने वाले होते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं और जीतने वाले होते हैं कभी भागते नहीं. लर्न फ्रॉम एवरी सेल एंड डेवलप योर प्रेजेंटेशन एंड सेलिंग स्किल. ब्रूस ली क्या कर रहे हैं? नोइंग इज नॉट एनफ. आपके पास ये तो नॉलेज है. ये तो मारपीट वाला था ना इनका. मार्शल आर्ट नॉलेज है मान लीजिए. मार्शल आर्ट में उससे बचाने का इनके पास है तजुर्बा है, इनके पास टेक्निक है, लेकिन अप्लाई नहीं करेगा तो होगा. अप्लाई करना होगा ना. वही बता रहा है. नोइंग इज नॉट एनफ. है उसके पास, उसको अप्लाई नहीं कर रहा है. मान उधर से मारा उसको ऐसे करके अब नहीं रोक रहा है तो लगेगा चोट उसको. वही चीज है, अप्लाई करना है. विलिंग इज नॉट एनफ. विलिंग इच्छा भी है और इच्छा होने से खाली होता हमको मेरे को मुंह में रसगुल्ला आ जाए. हाँ मुंह खोल के नहीं करेंगे तो कहाँ से आ जाएगा? या दुकान से नहीं लाएंगे खाएंगे कैसे फिर हम? तो विलिंग है, इच्छा है, विलिंग है, लेकिन हम करेंगे उसके लिए प्रयास करेंगे तब ना. हाथ ऐसे उठाएंगे मुंह में डालेंगे तब ना होगा. तो प्रयास तो करना पड़ेगा उसके लिए. और बॉडी ऑर्गन्स आर ग्रेट मोटिवेटर. देख लीजिए इससे बड़ा मोटिवेटर है कोई? क्यों? क्योंकि हार्ट से नेवर स्टॉप, बी ऑन द जॉब. इफ यू डिमांड सम रेस्ट दोगे? नहीं. रेस्ट दोगे उसको? बोलेगा हुजूर मेरे आता थोड़ा सा हमको थोड़ा सा आराम दीजिए, बहुत खट दिया. ठीक है. I say see as far as I can see confidently. आप क्या बोलता है? दूर देखो, जहाँ तक देख सकते हो. Visualize we will be there. आप सोचो कि हमको वहाँ पहुँचना है. MDRT बनना है. दिख रहा है बन जाओगे. MDRT के लिए कोई क्लब मेंबर की जरूरत नहीं है. पता है ना जी. एक साल में 7,35,000 जो भी है आंकड़ा कर लोगे MDRT हो. तो हमको वहाँ देखना है, क्षितिज में देखना है कि हम मेरा गोल वहाँ पर है. कोई भी कर सकता है, एक पॉलिसी में भी कर सकते हैं. उसमें कोई ऐसा नहीं कि जो कर रहा है वही करेगा. अब ब्रांच का मेरिट लिस्ट देखते होगे ना, ध्यान से देखो. मेरिट लिस्ट में हर महीना कोई नया घुसता होगा टॉप 10 में. जो टॉप 10 में था वो हट जाएगा, एक नया आदमी घुस जाएगा अचानक. ब्लैक हॉर्स, अचानक एक आदमी आ गया. ठीक है. तो अभी हम इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं बताने का. हम उन लोग को छोड़ के आए हैं, अभी चल रहा है. सुनिएगा ध्यान से आप लोग. ठीक है. आपके सामने प्रस्तुत हूं और आज मैं जिस चीज की चर्चा करूंगा उस चीज के बारे में मुझे आपने लिखा था. मेरे पिछले वीडियो को देख करके आप में से बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा था कि मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर कुछ तैयार करूं और कुछ शेयर करूं. तो मैंने कुछ तैयार किया और मैंने कुछ लिखा भी. जो पॉइंट्स मेरे जेहन में आए उनको मैंने लिखा और आज मैं उन पॉइंट्स को आपके साथ शेयर जरूर करूंगा. लेकिन इससे पहले कि मैं शेयर करूं, मैं फिर से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि मेरे दूसरे वीडियो को भी आपने बहुत सराहा
और आपकी सराहना ने मुझे बहुत एनकरेज किया और मैं जरूर भविष्य में भी ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आऊंगा जिनमें मैं प्रैक्टिकल बातों को आपसे शेयर करूंगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जो कुछ भी आपसे शेयर करता हूं ना, उसका 90% मेरे एक्सपीरियंस पर, मेरे अनुभवों पर आधारित होता है। और मैं जिस चीज में विश्वास करता हूं वो चीज है प्रैक्टिकल चीजें, व्यावहारिक चीजें। व्यावहारिक चीजें ही हमको सफल बनाती हैं और व्यावहारिक चीजें ही हमारे मिशन को फुलफिल करती हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अगर बात करनी है तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन है क्या। तो दोस्तों ऑब्जेक्शन और कुछ नहीं, ऑब्जेक्शन एक तरह का संदेह है, शंका है, डाउट है। ऑब्जेक्शन और कुछ नहीं, ऑब्जेक्शन एक तरह का डर है, भय है, और ऑब्जेक्शन एक तरह का संशय है। साथ ही साथ ऑब्जेक्शन कभी कभी इसलिए भी होता है कि आदमी अनदेखे और अप्रत्याशित से डरता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक समग्र ऑब्जेक्शन जो आदमी का है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्शन इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और मूलतः जब भी कोई आदमी ऑब्जेक्ट करता है या जब भी कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसका पर्पस होता है कि आपके सेलिंग के प्रोसेस को ब्रेक करना। लेकिन दोस्तों हमें ऑब्जेक्शन से बिल्कुल घबराना नहीं है। बड़ी पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, द बेस्ट वे आउट ऑफ डिफिकल्टी इज थ्रू इट। As long as you run away from difficulties, they will keep chasing you, they will keep frightening you. और मुझे एक किस्सा याद आता है जो मुझ पर ही घटित हुआ था, तो आपसे मैं शेयर करूंगा। बहुत पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था और मेरे पास एक साइकिल थी। मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जाया करता था और ट्यूशन मेरा जो शुरू होता था वो उजाले में शुरू होता था, करीब 5 बजे, शाम में 5 बजे। और जब ट्यूशन खत्म होता था उस समय अंधेरा हो जाता था। जब मैं घर वापस आता था तो रास्ते में एक सुनसान सी अंधेरी सी गली पड़ती थी, उसी रास्ते से मैं आता था। तो जैसे ही मैं उस गली में प्रवेश करता था तो मेरे पीछे कई कुत्ते लग जाते थे। मैं बहुत डरता था और मैं तेजी से साइकिल को चलाने लगता था और कुत्ते और तेजी से भूखते थे और जैसे ही मेरे पास आते थे तो मैं डर के मारे वो साइकिल की पैडल से अपने पैर को ऊपर कर लेता था। उससे क्या होता था, साइकिल की स्पीड कम हो जाती थी और कुत्ते और पास आ जाते थे। तो मैं सोचता था क्या करूँ, रोज ये प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं अपने टीचर से बोलूँगा कि सर मेरे ट्यूशन का टाइम बदल दीजिए। लेकिन वो सर इतने बिजी थे, उनके इतने क्लासेस चलते थे कि वो संभव नहीं था। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं खुद ही इस समस्या से उलझूंगा और इसका समाधान निकालूंगा। तो दोस्तों एक दिन मैंने क्या किया, जब मैं वापस आ रहा था तो ऐसे ही कुत्ते मेरे पीछे लगे। बस मैंने अपनी साइकिल रोक दी और साइकिल रोक करके मैं साइकिल से उतर गया और उतर के मैंने पीछे मुड़ करके उन कुत्तों को देखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, सारे कुत्ते चुप हो गए और उन्होंने यू टर्न ले लिया, वापस चले गए। और उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, किसी भी कुत्ते ने मेरा पीछा नहीं किया। तो दोस्तों डिफिकल्टी को फेस करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। समस्याओं से, ऑब्जेक्शन से कभी न घबराएं, क्योंकि जितनी बार आप समस्याओं से और ऑब्जेक्शन से जूझते हैं उतनी ही बार आपके आत्मविश्वास में इजाफा होता है। और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करता हूं कि व्हाई ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन क्यों होता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट करता है तो कुछ कारणों से करता है। अब पहला कारण ये हो सकता है कि वो इग्नोरेंट हो, इग्नोरेंस, उसको नहीं मालूम है कि क्या चीज है और क्या इसके अंदर होता है। तो ऐसे आदमी को डील करना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि उसके इग्नोरेंस को आपने अगर दूर किया, उसको जानकारी हो गई तो उसका ऑब्जेक्शन समाप्त हुआ। दूसरा होता है एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस होता है स्वयं का या दूसरे का। मेरा अगर एक्सपीरियंस कुछ खराब है किसी चीज से तो मैं जरूर ऑब्जेक्ट करूंगा, वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के होते हैं, दूसरों से बोरो किए हुए होते हैं। मुझे फलाने व्यक्ति ने कहा था कि उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा और इसलिए वो आपके प्रति कुछ धारणा बना लेता है या उस चीज के प्रति कुछ धारणा बना लेता है और ऑब्जेक्ट करने लगता है। और तीसरी चीज होती है प्रेजुडिस, जिसको कहते हैं पूर्वाग्रह। मुझे पसंद ही नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं और मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, लेकिन मेरे अंदर पूर्वाग्रह है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक पक्षी होता है जिसको हम कहते हैं कौवा, बहुत पाया जाता है, काले रंग का पक्षी होता है और हम कहते हैं कि काला कौवा, काला कौवा। लेकिन दोस्तों वो काला है, इसमें उसका क्या दोष? प्रकृति ने उसको काला बनाया है। और अगर कौवे की हम बात करें तो कौवे से हम बहुत कुछ सीखते हैं।
आपको मालूम है कि कौवे को कहते हैं नेचुरल स्कैवेंजर, वो गंदगी साफ करता है। और जब भी हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो हम ये कहते हैं काग चेष्टा, कौवे की चेष्टा करनी चाहिए, तब भी उस कौवे को हम काला कौवा कहते हैं। काला क्यों कहते हैं ऐसा? तो हमें कहना चाहिए, लेकिन हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि सदियों से हम सुनते आए हैं काला कौवा, और इसलिए हमने अपने मन में कौवे के प्रति प्रेजुडिस को पाल लिया है। और चौथा ऑब्जेक्शन होता है प्राइस से रिलेटेड। प्राइस यानी मूल्य। किसी चीज को अगर किसी व्यक्ति या किसी कस्टमर को खरीदना है तो शायद वो कह सकता है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, जितने की चीज होनी चाहिए उससे ज्यादा प्राइस कोट किया गया है। ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए घबराइए नहीं, प्राइस कोई इशू नहीं है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताएंगे और जो भी प्रपोजल उसे दे रहे हैं उस प्रपोजल में हिडन बेनिफिट्स क्या है इसके बारे में अगर बताएंगे तो प्राइस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कस्टमर उस प्राइस पे चीज को लेने को तैयारी हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि सेम आइटम अलग अलग प्राइसेस पर मिलता है, या सेम आइटम अलग अलग कंपनियों द्वारा जो मार्केट किया जाता है, बेचा जाता है, उसके प्राइस भी अलग अलग होते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जिसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है उसमें वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर होती है, तो प्राइस कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगली चीज है ऑब्जेक्शन कभी इससे भी होती है कि आपका कस्टमर ये आपको कह सकता है कि अरे आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तो ऐसा करता है, आप तो ऐसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी कॉम्पिटिटर को ऐसी स्थिति में नीचा मत दिखाइए। आपको इवन नहीं होना है कॉम्पिटिटर से, आपको ये बताना है कि आप क्या हैं। हमको कोई मतलब नहीं है कॉम्पिटिटर से, हम क्या हैं और हम क्या करते हैं उसके बारे में बताइए। इसे जानते क्या होगा? ग्राहक या कस्टमर ये सोचेगा कि यस, इस आदमी में दम है, ये आदमी किसी ऐसी चीज का सहारा नहीं ले रहा है जिससे किसी दूसरे को नीचा दिखा करके ये अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान अवश्य रखें। और इसके बाद जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है कि जब ऑब्जेक्शन हो गया तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपको एक वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट, और उसके लिए अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहली कड़ी होती है कि थोड़े ऑब्जेक्शंस को फोरसी कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि मैं इस कस्टमर के पास जा रहा हूं और उस कस्टमर की प्रोफाइल ये है और उस प्रोफाइल वाले कस्टमर अमूमन ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन सामने लाते हैं। तो हम पहले से सोच लें, अब पहले से हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाए। दूसरी चीज है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए जितने आपके सक्सेसफुल सेल्स हुए, जितने आपके सक्सेसफुल कॉल्स हुए कस्टमर के साथ, उन सबको याद कीजिए, उनको रिविजिट कीजिए और याद कीजिए कि उन सक्सेसफुल कॉल्स में, उन सक्सेसफुल सेल्स में आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे। उन सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बटोरिए, इकट्ठा कीजिए, समेटिए और उसको इस्तेमाल कीजिए जब किसी ऐसे कस्टमर से आप बात कर रहे हैं जो आपकी बातों पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। और तीसरी चीज और है, वो है उसके ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए। कस्टमर जो ऑब्जेक्ट करता है, कस्टमर इज एब्सोल्युटली राइट, कहते हैं कस्टमर इज किंग एंड अ किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसलिए कस्टमर जो भी ऑब्जेक्शन करता है उस ऑब्जेक्शन को एक्नॉलेज कीजिए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर अपने ऑब्जेक्शन को पेश करने में कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जिनसे आप सहमत नहीं होते हैं और जो बातें शायद सही नहीं होती हैं, तो आप उद्धत हो जाते हैं कि कितनी जल्दी उसको काटें, कितनी जल्दी उसे गलत सिद्ध करें। बट माय डियर फ्रेंड्स, नेवर डू दैट। उसको कभी मत कीजिए, कस्टमर को बोलने दीजिए, बीच में बिल्कुल रोकिए नहीं, बीच में बिल्कुल टोकिए नहीं, क्योंकि जब वो बोल लेगा तो थोड़ा हल्का हो जाएगा और ये हमारे लिए अच्छा है, इससे बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बनेगा। और अगली चीज है, जब भी कस्टमर बात करे, आपसे कुछ साझा करे, शेयर करे, तो आप उसके आंखों में देखिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए और मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए। अगर आप फ्राउन करेंगे या आपका जो एक्सप्रेशन है चेहरे का वो अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर ये सोचेगा कि ये तो मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इससे क्या बोलूं, तो बहुत जल्दी आपसे विमुख हो जाएगा। इसलिए आई कांटेक्ट रहे और मुस्कुराना भी आपका बरकरार रहे। और इसके बाद कस्टमर को एक चीज और जरूर बोलिएगा कि सर थैंक यू वेरी मच, मैं चाहता था कि आप मुझसे ये पूछें। उसके ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन मत कहिएगा, आप ये कहिए कि सर मैं चाहता था कि आप मुझसे ये प्रश्न पूछें, ये सवाल पूछें, क्योंकि मुझे इसका जवाब देना है और मेरा कर्तव्य है आपको अपने जवाब से संतुष्ट करूं। और अगली चीज है दोस्तों, स्टे कूल, शांत रहिए, ज्यादा घबराइए नहीं।
क्योंकि अगर आप कूल रहेंगे ना, तो कूल रहना एक छुआछूत की बीमारी है। आप अगर कूल रहेंगे तो आपका कस्टमर भी कूल हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी उत्तेजना में हो। और दोस्तों, हमें कभी भी अपने कस्टमर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। वो जो कुछ भी बोल रहा है, चाहे वो सही ना भी हो, हम कभी भी उसे चैलेंज ना करें, क्योंकि जानते हैं चैलेंज करेंगे तो क्या होगा, फर्दर ऑब्जेक्शन वो रेज करेगा। और भैया, पहले ऑब्जेक्शन को हमने सॉल्व किया नहीं और दूसरे ऑब्जेक्शन को अराइज करने का मौका दे दिया, तो फिर तो हम अपने ही गड्ढे खोद रहे हैं ना। इसलिए कभी ये नहीं कीजिए। और कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से अपने आप को ढालिए। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर कहीं आप यात्रा कर रहे हैं बाई रोड और रोड साइड कोई ढाबा आता है, ढाबे में आप खाने का ऑर्डर देते हैं, जब खाना आपके सामने आता है प्लेट में, तो क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग हाथों से खाते हैं, रोटी को भी हाथ से खाते हैं, सब्जी को भी हाथ से खाते हैं। और वहीं अगर हम किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं और वहां के रेस्टोरेंट में हम खाना खाएं, तो क्या करते हैं, हम चम्मच से खाते हैं, फोर्क से खाते हैं, कांटे से खाते हैं। तो अपने आप को उसी के हिसाब से ढालिए। कस्टमर की प्रोफाइल देखिए, जैसा कस्टमर है उसी हिसाब से ढालिए। इसका मतलब ये है, उसी की भाषा बोलिए, उसी की शैली बोलिए और उसी के तरीके से उससे बात कीजिए, वो ज्यादा प्रभावित होगा। और इसके बाद जो चीज है वो है, कभी भी कोई कहानी मत बनाइए। अगर आप कस्टमर के सामने कहानियां बनाने लगेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी लूज करेगी, आपकी विश्वसनीयता की क्षति होगी। इसलिए कभी भी स्टोरी मत बनाइए कस्टमर के सामने, अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करके रखिए। हाँ, अगर आपके पास वेरीफाइड और जेन्युइन एग्जाम्पल्स हैं, सच्ची घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं को जरूर कोट कीजिए। और साथ ही साथ अपने कस्टमर को एनकरेज कीजिए कि सर, मैडम, इस डिस्कशन में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए ना, आप भी कुछ बताइए ना इसके बारे में, मैं कुछ बता रहा हूँ, आपका भी वैल्यू एडिशन होना चाहिए, मैं भी उससे बेनिफिटेड होगा। इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव वातावरण का निर्माण होता है और कस्टमर भी ये सोचता है कि ये आदमी जेन्युइनली मेरे ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में इंटरेस्टेड है। माय डियर फ्रेंड, लाइटर वेन में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जब आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो जरा ये भी ध्यान रखिए कि उस ऑब्जेक्शन के किस पार्ट का नट ढीला करना है, किस पार्ट के नट को टाइट करना है और किस पार्ट के नट को छोड़ देना है, टच ही नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजों को टच कर देते हैं जिनको टच करना ही नहीं है, क्योंकि वो चीजें वक्त के साथ अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो ये हमें स्मरण रखना पड़ेगा व्हाइल डीलिंग विद द कस्टमर एंड व्हाइल डीलिंग विद द ऑब्जेक्शन ऑफ अ कस्टमर। नेक्स्ट सजेशन मेरा है, ट्राई टू क्रिएट अ यस यस सिचुएशन। नॉर्मली ऑब्जेक्शन में क्या होता है, नो नो नो। अब यस यस सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यस यस सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि हम उन बातों की लगातार चर्चा करते रहें जिनसे कस्टमर सहमत है। कि सर ये तो ठीक है ना, हाँ ठीक है। सर वो वाला भी ठीक था ना सर, हाँ। सर ये भी तो ठीक होगा सर, तो हाँ। जब 5-6 पॉजिटिव चीजें कस्टमर से आप बुलवा लेते हैं, सहमत हो जाता है, तो अपने आप मेंटली वो भी प्रिपेयर हो जाता है अगले प्रश्न का पॉजिटिव या यस में रिप्लाई देने को। तो एक यस यस सिचुएशन का भी निर्माण करना व्हाइल डीलिंग विद एन ऑब्जेक्शन इंपॉर्टेंट है। और सारे ऑब्जेक्शंस या ऑब्जेक्शन के सारे पार्ट्स को एक ही साथ एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, एक एक करके एड्रेस कीजिए। मैं आपको उदाहरण दूं, रस्सी में कभी गांठ पड़ जाती है, नॉट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और बड़ी जटिल गांठ भी पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं तो परेशान होते हैं, अरे बाप रे, इस गांठ को हम कैसे खोलेंगे। लेकिन किसी भी काम को पूरी तरह करने के लिए उसके एक छोटे से पार्ट को तो एड्रेस करना पड़ता है ना। अंग्रेजी में एक कहावत है, द इजी वे टू विन इज टू बिगिन। अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो शुरू तो कीजिए, शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर रस्सी के गांठ वाला एग्जाम्पल मैं फिर से दूं, तो उस मोटे से उस जटिल गांठ को भी खोलने के लिए पहली गांठ तो खोलनी पड़ती है। और याद कीजिए, जब पहली गांठ हम खोल लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। जी हाँ, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में भी हम पहला ऑब्जेक्शन उसका एड्रेस करें, सबसे पहले धीरे धीरे, वन ऑब्जेक्शन एट अ टाइम। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर सक्सेसफुल ना हुए हो, तो चिंता मत कीजिए, आप विराम दीजिए उस डिस्कशन को। लेकिन आपका विराम ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर ये समझे कि आप फर्दर डिस्कशन के लिए तैयार हैं। क्रमशः में उस कड़ी को छोड़िए और कस्टमर के मन में ये बात अगर रहेगी कि नहीं, ये आदमी मैदान छोड़ के नहीं भागा है,
ये आदमी डिस्कशन के लिए तैयार है, तो कस्टमर दिल से आपकी तारीफ तो जरूर करेगा। और अगली बार अगर आपको डिस्कशन के दौरान विराम लेना है तो विराम जरूर लीजिए, लेकिन विराम ऐसा लीजिए कि कस्टमर बिल्कुल ये ना समझे कि आपका इंटरेस्ट उस डिस्कशन में खत्म हो गया या आपके पास उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं है। विराम आप लीजिए, लेकिन आपका विराम ऐसा होना चाहिए जिससे कस्टमर को ये लगे कि अब इसके बाद ये और भी कुछ अच्छी बातें करेगा और अपने लॉजिक को पेश करेगा। और इन सब चीजों के बाद भी अगर कोई परिणाम नहीं निकलता है तो भी हिम्मत मत हारिए। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ सुलझ जाती हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, कभी कभी किसी बर्तन में रखे पानी में धूल गिर जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं? अगर हम बहुत हड़बड़ी में होते हैं तो पानी से धूल निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। जितनी कोशिश करेंगे आप पानी से धूल निकालने की, पानी उतना ही गंदा होता जाएगा और धूल उतनी ही ज्यादा पानी में फैलती जाएगी, घुलती जाएगी। उसका एकमात्र उपाय है उस पानी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, छोड़ दीजिए उस पानी को। धीरे धीरे अपने आप जितनी धूल है वो सारी की सारी उस बर्तन के पेंदे में बैठ जाएगी और ऊपर से आप साफ पानी निकालने में सफल हो जाएंगे। और एक चीज दोस्तों, ऑब्जेक्शन को जितनी जल्दी सुलझा दीजिए उतना ही अच्छा, क्योंकि ऑब्जेक्शन प्याज की तरह है। जो हम खाते हैं ना प्याज, अनियन जिसको कहते हैं, प्याज को जो आप छिलेंगे तो छिलते ही चले जाएंगे। उसमें छिलके ही छिलके होते हैं। पहली परत हटाइए तो दूसरी परत आ जाएगी, दूसरी हटाइए तो तीसरी आएगी, तीसरी हटाइए तो चौथी आएगी। और आप अगर परत दर परत निकालते रहेंगे, उसके छिलके को छिलते रहेंगे, तो फिर खाएंगे क्या? क्योंकि प्याज तो छिलकों से ही बना होता है। तो ऑब्जेक्शन भी उसी तरह का होता है। बहुत दिनों तक ऑब्जेक्शन को परसिस्ट मत करने दीजिए और हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपका भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए बहुत स्किल्स की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट एक्सपीरियंस की जरूरत है। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ही ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा। भिन्न भिन्न प्रोफाइल के लोगों से मिलेंगे तो भिन्न भिन्न तरह के ऑब्जेक्शन से आपका सामना होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। और ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आप खूब काम करें। जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ही ज्यादा स्किलफुल होंगे। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द मोर यू डू द मोर यू कैन डू। आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा काम कर सकेंगे। इसलिए काम खूब कीजिए और खूब लोगों से मिलिए, अपने आप को परिष्कृत करते रहिए और अपने आप को प्रॉपर्ली इक्विप करते रहिए, अपने आप को तैयार करते रहिए। और लास्टली दोस्तों, दो चीजें कहना चाहूंगा। अपने आप में भरोसा रखिए, हैव फेथ इन सेल्फ। और देखिए, ऑब्जेक्शन लोग रेज करते हैं। जब आप किसी के पास जाते हैं तभी ऑब्जेक्शन रेज करते हैं ना, और आप में दम है तभी तो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। वो कहते हैं ना कि शख्सियत दमदार होती है तभी तो लोग पत्थर फेंकते हैं, वरना कमजोरों को यहाँ कौन पूछता है। इसीलिए मैं वो शेर आपके सामने कहना चाहता हूँ। वो कुछ ऐसा है कि बस यही सोचकर हर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ, बस यही सोचकर हर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते, समंदर कभी सूखा नहीं करते। और लास्ट दोस्तों, चाहे कितनी भी विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिति हो, मुस्कुराना मत छोड़िएगा, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी नॉर्मल बना देती है। और उसी मुस्कुराहट को डेडिकेटेड एक और शेर है, वो आपको डेडिकेटेड है। इनफैक्ट, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा लिया करता हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा लिया करता हूँ, और आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा दिया करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको पहले की तरह